प्यारे बच्चे, खुदा हाफिज, शुभ प्रभात। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। इस समय बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, प्रेशर आप लोगों पर बहुत ज़्यादा है। फिलहाल हमें पूर्ण उम्मीद है कि हम लोग कंपटीशन में पहले स्थान पर रहने का प्रयास करेंगे और हम लोग अपने समय के अनुरूप चलने का प्रयास कर रहे हैं। समय थोड़ा कम मिला है और यह सिलेबस जो है बहुत बड़ा है और इसको बहुत कम समय में निपटाना प्राथमिकता बन रही है। इसलिए आइए सबसे पहले समय को लास्ट न करके, वेस्ट न करके इसका उपयोग किया जाए। और आप देख लीजिए कि चित्रकला में क्या कंडीशन था। चित्रकला में जो 12.5 नंबर का क्वेश्चन हमने बताया था वो 45 नंबर में दे दिया और जो पहला क्वेश्चन था प्राकृतिक दृश्य का वो थोड़ा सा वो हुआ, लेकिन चलिए वो 12 नंबर वाला जो है 45 में दे करके हमें बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किया। और हमने आम पत्ते के साथ कहा था वो भी सारे क्वेश्चन खुली किताब वाला भी मिला। तो इसलिए आइए आप विज्ञान पर हम लोग चलते हैं। विज्ञान में चलने से पहले कुछ खास बिंदु पर हम बात करेंगे, उसको विशेष आप ध्यान दीजिएगा। पहला है प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन का मतलब जानने का मतलब आप याद रखिएगा, देखिए इसका तात्पर्य क्या होता है। प्रकाशानुवर्तन का तात्पर्य होता है जो हमारे प्ररोह तंत्र होते हैं, जैसे कोई बीज होता है, यह हमारा एक बीज हो गया, तो बीज से शुरू में दो पार्ट इसके होते हैं। एक जो होता है मूलांकुर होता है, मूलांकुर, और एक जो होता है परांकुर होता है। तो मूलांकुर से क्या निकलती है? जड़ निकलती है। परांकुर से तना निकलता है। अब जो तना निकलता है तो उसमें जो ऊपर वाले जितने पार्ट होते हैं, मन पौधे का वह भाग जो जमीन से ऊपर रहता है उसको हम कहते हैं प्ररोह तंत्र। क्या कहते हैं? प्ररोह तंत्र। और यह प्ररोह तंत्र जो होता है सूर्य की दिशा में आगे की ओर बढ़ता है, इसी को हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। हम प्रकाश के अनुसार अपने परिवर्तन को, अपवर्तन को, अपने बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। तो प्रकाशानुवर्तन देख लीजिए, यह इम्पॉर्टेंट है। प्रकाशानुवर्तन के बाद जो है दूसरी कड़ी हम आ रहे हैं गर्भ निरोधक विधियां। देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, फालतू की बात नहीं करूँगा। इसमें मुझे लगभग मान कर चलिए चैलेंज भी है ये कि इस पेपर में अगर हम लोगों ने अच्छे अंक हासिल कर लिए तो सोचिए कि ऑल द बेटर। और यह पहला मेरा प्रयास है इस विषय का और मेरा वादा है और मैं प्रयास भी कर रहा हूँ जो कि मेरे लगभग 100% क्वेश्चन इससे मिले। अब आगे ऊपर वाले की मर्जी है। अब आइए हम लोग चलते हैं गर्भ निरोधक विधियाँ। गर्भ निरोधक विधियाँ में दो तरह की विधियाँ होती हैं, एक अस्थायी होती हैं, एक अस्थायी होती है। अस्थायी का मतलब आप जानते हैं जो कि जो हमेशा के लिए होती है, वह फिक्स होती है, जो कि एकदम किसी चीज़ को खत्म कर देती है, उसे कहते हैं अस्थायी। और अस्थायी का मतलब ये होता है जो कि जो विधियाँ कुछ समय के लिए होती हैं और वह उसको पूर्ण रूप से बंद नहीं करती हैं, सिर्फ कुछ समय के लिए उसे बंद करती हैं, फिर वो अपना प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से गर्भ निरोधक की कितनी विधियाँ हैं? दो विधियाँ हैं। एक है अस्थायी, एक है अस्थायी। अस्थायी, अस्थायी। अस्थायी का मतलब ये हो गया कि जैसे इसमें हम पुरुष या महिला का ऑपरेशन करा देते हैं, ऑपरेशन, तो ऑपरेशन क्या होती है, जो शुक्राशय या अंडाणु का जो भी नलियाँ होती हैं उसे काट दिया जाता है और शुक्राणु और अंडाणु बनते नहीं हैं। तो इसलिए यह जो है अस्थायी विधियाँ होती हैं। तो इसका एक ही है, इसमें ऑपरेशन लिख दीजिएगा। दूसरा अस्थायी विधियाँ। अस्थायी विधियाँ में देखिए क्या क्या है। जैसे अस्थायी विधियाँ में कंडोम है। कंडोम के द्वारा जो है गर्भ को रोका जा सकता है। दूसरा जो है लूप है। लूप, यह जो है महिलाओं में प्राइवेट जो पार्ट होते हैं उसमें अंदर लगाया जाता है। उसके बाद जो है आत्मसंयम है।
आत्मसंयम का मतलब होगा कि अपने ऊपर संयम रख करके भी जो है हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो है कुछ गर्भ निरोधक गोलियां भी हैं। गर्भ निरोधक गोलियां ये भी जो है कुछ समय के लिए उपयोग की जाती हैं। तो कुल मिलाकर के 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आएगा तो इसको देख लीजिएगा। गर्भ निरोधक विधियां 2 होती हैं, अस्थायी अस्थायी। अस्थायी का मतलब जो ऑपरेशन के द्वारा होती हैं उसे अस्थायी कहते हैं, और अस्थायी का मतलब जो जिसमें जो है कुछ समय के लिए जन्म प्रक्रिया को रोक दिया जाता है उसे अस्थायी कहते हैं। जैसे इसकी बताया है जी, मैंने इसमें कंडोम का प्रयोग करते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां हैं, लुक है, आत्मसंयम है। तो इसको आप लोग अपने कड़ी में बना करके इसको लिख दीजिएगा। समय कम है और कम समय में पूरे सिलेबस को हमें टच करना है। अब आइए अगला क्वेश्चन रहेगा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन और जो है इसकी तुलना जो है सूर्य से तुलना। देखिए जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, मैंने इस बात को बताया कि जीवाश्म ईंधन उसे कहते हैं जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग पहले समय में या जो भी जीव थे, जीव की बात बता रहे हैं, यह क्या हुए, एक्सपायर कर गए। एक्सपायर धरती उथल पुथल हुई, एक्सपायर किए। एक्सपायर के बाद वो जो है जमीन के अंदर पड़े गए। जमीन के अंदर जब पड़े तो उसमें से उनके कुछ अवशेष जो भाग रह गए सड़ने गलने के बाद, तो वो जीवाश्म ईंधन का रूप धारण कर लिए। तो इसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। सूर्य से तुलना हम कर नहीं सकते हैं। जीवाश्म ईंधन तेजी से क्या होता है, खत्म हो जाता है, खत्म होकर पुनः इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और सूर्य से आप जान ही रहे हैं कि सूर्य तो हमेशा मान लीजिए कि यह जो है विद्यमान है। तो इसलिए सूर्य और इसका तुलना आप लोग देख लीजिएगा। कम समय में ज़्यादा कुछ देखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी, ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसको हम कम समय में इतना हम बता नहीं पाएंगे, तो इस क्वेश्चन को एकदम 99% इसको देखिएगा। मेंडलीव की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लीजिएगा। एकदम 100% इसे आना ही आना है। और अगर कोई भी लापरवाही क्षम्य नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। फिर दूसरे नंबर पर इम्पॉर्टेंट फिर हम कह रहे हैं आनुवंशिकता। आनुवंशिकता किसे कहते हैं, जो माता पिता के पैतृक लक्षण होते हैं, जो गुण होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर को, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाते रहते हैं उसको हम कहते हैं आनुवंशिकता। आनुवंशिकता खोज किसने किया था, ग्रेगर मेंडल ने किया था। ग्रेगर मेंडल ने जो है आनुवंशिकता की खोज जो किया था वो जो था 3 नियम पर था। 3 नियम पर था। पहला था पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम का तात्पर्य ये हुआ, पृथक्करण का मतलब ये हुआ कि जैसे हम पहलवान हैं तो मेरा बेटा भी पहलवान नहीं हो सकता है। ये पृथक्करण का पृथक्करण मतलब कि अलग होने का। एक आता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने का मतलब ये नहीं है कि जो पापा है वही हो सकता है लड़का, ये नहीं हो सकता है। दूसरा जो होता है प्रभाविता का नियम होता है। प्रभाविता के नियम का मतलब ये होता है ये कि यह कहता है ये कि जो उसमें प्रभाव अपना दिखाता है वो जो है पहले हो जाता है, और जो प्रभाव नहीं दिखा पाता है वो पीछे होता है। जैसे माता पिता में जिसका गुणसूत्र जो है 20 पड़ता है वो अपने लक्षण को प्रभावित कर देता है और उसको बेटे में आ जाता है, पुत्र या पुत्रियों में आ जाता है। जो नहीं प्रभाव दिखा पाता है वो जो है 19 पड़ जाता है। तीसरा जो है स्वतंत्र अभिवन का नियम। स्वतंत्र अभिवन का मतलब ये हुआ स्वतंत्र अभिवन का नियम। तो यह कहता है कि दोनों में स्वतंत्र है, कोई भी हो सकता है। तो इसके 3 नियम हैं, इस बात को याद रखिएगा। आनुवंशिकता मतलब हुआ कि माता पिता के पैतृक जो गुण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने को आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता के 3 नियम, पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम और स्वतंत्राभिमान का नियम। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र जितना मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ इसको विशेष तौर पर आप देखते चलिएगा, और इसको देखेंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। मैं कम समय में सारी बातों को पिरोने का प्रयास करूंगा। नाइट्रोजन चक्र का मतलब ये हुआ कि हमारे नाइट्रोजन का जो चक्र होता है यह एक क्रम में चलता रहता है।
जैसे मान लीजिए जितने भी दालदार पौधे हैं, जैसे चना, मटर, ये सब हिस्सों की जड़ों में जो होती हैं गांठें पाई जाती हैं, उसमें जो होता है नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसको नाइट्रोजन चक्र को देख लीजिएगा, ये नाइट्रोजन चक्र जो है जमीन में जाता है, फिर इसकी प्रक्रिया जो है एक चक्र में चलती रहती है। तो नाइट्रोजन चक्र भी देख लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही मैंने टच किया है, कोई फालतू क्वेश्चन को टच करने का प्रयास नहीं किया है। फिर आगे जो है आइए, नेफ्रॉन की बात आ रही है। नेफ्रॉन या विकांड, इसको भी देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कम समय में बताना बहुत दिक्कत हो रही है कि इतने सिलेबस को कम समय में मैं कैसे उसे परिभाषित करके बता पाऊँ। नेफ्रॉन का मतलब जानते हैं, जो है मानव जनतंत्र की बात है, और मानव जनतंत्र का नेफ्रॉन का जो है फिगर आप देख लीजिएगा उसमें कैसे है, और इसके बारे में ही पढ़ लीजिएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, जो भी मैं क्वेश्चन चला रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में चर्चा करना है उसके बारे में मैं कर ही रहा हूँ। अच्छा, पौधों में देखिए, पौधों में लैंगिक जनन, देखिए जनन जो होता है दो प्रकार से होता है, एक लैंगिक होता है, एक अलैंगिक होता है। अलैंगिक का मतलब देखिए जिसमें लिंग की आवश्यकता नहीं होती है। लिंग के मतलब जानते हैं, जो सेक्सुअल जो पार्ट होते हैं मेल और फीमेल, जब मान लीजिए कि इस वो जो जिस पार्ट के द्वारा बच्चे पैदा होते हैं उसे लैंगिक कहते हैं। और लैंगिक जो होता है, कुछ लैंगिक जनन होते हैं, कुछ अलैंगिक होते हैं। तो अलैंगिक जनन में जो है, जैसे अलैंगिक जनन में कुछ आप देखे होंगे कि पौधे होते हैं, पौधों में मान लीजिए कि क्या होता है, उसमें जो है एक पौधा जो है दूसरे पौधे को जन्म देता है, पत्तों से देता है, पत्तियों से डाल से देता है, और उसके जड़ से दे देता है। तो लैंगिक अलैंगिक जनन होता है। जनन दो प्रकार के होते हैं, इसको देख लीजिएगा। उसका फिर आइए हम चलते हैं परागण। जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परागण का मतलब देखिए, परागण को समझने से पहले मेरा कला भी बहुत कमजोर है, तो इसके बारे में देखिएगा, बता दे रहे हैं। परागण का मतलब क्या होता है, यह जो है पुष्प है, पुष्प का जो है यह पुष्प है, और पुष्प में यह जो है नीचे जो होता है इसको पुष्पासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। पुष्पासन के जो यह जो होता है वाह्य दलपुंज होता है। क्या होता है? वाह्य दलपुंज। वाह्य दलपुंज पर होता है जो होता है दलपुंज होता है, दलपुंज। इसके बीच में जो होते हैं 6 ऐसी संरचनाएं होती हैं, इसे क्या कहते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर। और इसके बीच में जो होता है एक थोड़ा सा मोटा सा पार्ट होता है, इसको बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं? जायांग। यह जो है वाह्य दलपुंज हो गया, जहाँ पुष्प रहता है उसको पुष्पासन या वाह्य दलपुंज हो गया, दलपुंज हो गया, पुंकेसर हो गया, और जायांग हो गया। देखिए ये जो पुंकेसर होता है इनकी संख्या 6 होती है। इनके जो यहाँ पर जो होता है ना, ऐसी ऐसी संरचनाएं बनी होती हैं। जब ऐसी संरचनाएं बनी होती है, इसमें क्या होता है, इसमें रहता है पराग, इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। अब परागकोश में रहता है परागकण। क्या रहता है? परागकण। इसको बोलते हैं परागकोश। अब परागकोश में रहता है परागकण। जब ये परागकण जो है यहाँ से किसी भी माध्यम से यहाँ पर पहुँचते हैं, यानी किस पे पहुँचते हैं? स्त्री केसर पे। किस पे? स्त्री केसर। स्त्री केसर पे जा करके किसी तरीके से पहुँचते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? परागण क्रिया कहते हैं। जब किसी भी पुष्प के परागकण निकल करके अपनी ही जात के, चाहे अपने पर ही चाहे दूसरे किसी पौधे के स्त्री केसर वर्तिकाग्र पर जाकर के लग जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। अब देखिए यह परागकोश में क्या रहता है? परागकण रहता है। परागकण आप खेत में गए होंगे, सरसों के खेत में देखेंगे शरीर पर पीले पीले लग जाते हैं, वही जो होते हैं परागकण होते हैं। तो याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब परागण में देखिए, परागण में 2 परागण होता है, एक होता है स्वपरागण, स्वपरागण, और दूसरा होता है परपरागण। परपरागण। स्वपरागण का मतलब ये होता है कि जब पुष्प के परागकण निकल करके अपने ही पुष्प के
वर्तिकाग्र पर लग जाते हैं तो इसको स्वपरागण कहते हैं। पर परागण उसे कहते हैं जो कि जब पुष्प जो है परागकण निकल करके एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर चले जाते हैं, किसी माध्यम के द्वारा पहुंचते हैं तो इसको पर परागण कहते हैं। इसको परागण होने की, देखिए परागण होने में भी कई प्रक्रिया हैं। जैसे कीट के द्वारा भी परागण होता है। कीट एक पौधे पर बैठ गए यहाँ पर, फिर यहाँ पर पहुँच गए। मान लीजिए कि जानवर हैं, जानवर खेत में दौड़ रहे हैं, यहाँ से दौड़ रहे हैं, यहाँ पहुँच गए, ये भी जो है इसके इनके द्वारा भी होता है। बारिश का पानी है, बारिश के पानी में यहाँ बारिश की बूंदें पड़ी, इस पौधे के नीचे आ गए तो इसके द्वारा भी होता है। फिर जो होता है हवा के द्वारा भी होता है। तो याद रखिएगा परागण क्रिया कितने विषय होती है, तो कीट द्वारा, जानवर द्वारा और बारिश के द्वारा, हवा के द्वारा। तो इन बातों को याद रखिएगा। यह हो गया परागण। परागण के बाद जो है हम आ रहे हैं जैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण का मतलब, जैव का मतलब यही होता है कि जितने भी सजीव के पार्ट होते हैं उसको जैव कहते हैं। सजीव के जैसे मान लीजिए कि कोई हरा पौधा है, हरे पौधे के जो पार्ट होंगे उसमें मिलेंगी डालियाँ, मिलेंगी पत्तियाँ, मिलेंगी, ये सब चीज़ें मिलती हैं। या आप सब्जी बनाते हैं तो सब्जी भी मान लीजिए कि वो भी एक पौधे का ही पार्ट है। तो जैव निम्नीकरण का मतलब हुआ ये कि किसी भी हरे चीज़ों का, या मान लीजिए कि कोई भी जीव जो है उसका जो सड़न होता है, गलन होता है, और उसको गलन होकर के, अपघटन होकर के परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही जैव निम्नीकरण कहते हैं। जैव निम्नीकरण का मतलब ये हुआ है कि किसी भी जो सजीव चीज़ें के पार्ट हैं, जो सजीव कोई भी हो, चाहे पेड़ पौधे या मनुष्य या कोई भी किसी भी का होता है, उसका जो इनका निम्नीकरण, उसके सड़ने गड़ने का, जैसे कोई आदमी एक्सपायर कर गया तो उसके जो सड़ने गड़ने की प्रक्रिया है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, जैव निम्नीकरण कहेंगे। कम समय में ज़्यादा बातों को हम हल करते हुए चल रहे हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। मानव नेत्र की संरचना, इसको देख लीजिएगा। मानव नेत्र की संरचना, मानव नेत्र की संरचना, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा। देखिए इसकी संरचनाएं क्या होती हैं, किस तरह से बनाई जाती हैं। और उसके बाद आइएगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस उसे कहते हैं जिसमें बीच का जो पार्ट होता है क्या होता है, मोटा होता है, और किनारे वाला जो पार्ट होता है क्या होता है, पतला होता है। इसको हम कहते हैं उत्तल लेंस। यानी बीच का पार्ट जो होता है थोड़ा सा मोटा, जब ऐसे आप उसको स्पर्श करेंगे ना तो बीच वाला पार्ट जो है मोटा अनुभव होगा, और किनारे वाला पार्ट जो होता है पतला। इसको कहते हैं उत्तल लेंस, इसको कहते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या होता है, इसमें जो है बीच वाला पोर्शन जो है क्या होता है, पतला होता है, किनारे वाला पार्ट जो होता है मोटा होता है। इस बात को याद रखिएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग और अवतल लेंस का प्रयोग। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, याद रखिएगा, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। फिर आइए इसको इम्पॉर्टेंट पर रखिएगा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इस बात को नोट करिएगा। फिर आगे आइए ATP, इसको बोलते हैं, ATP का फुल फॉर्म पूछेगा, ATP और ADP। ATP एडिनो ट्राइफॉस्फेट, फास्फेट। इसका होता है एडिनो डाइफॉस्फेट। बस इसको याद रखिएगा, यह हो गया ATP, ADP, ADP और ATP। इस बात को याद रखिएगा, ATP, ADP, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनो डाइफॉस्फेट। उसके बाद आता है RNA DNA का फुल फॉर्म, RNA। इसका होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और एक होता है DNA, इसका होता है डी ऑक्सी
राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो इसको देख लीजिएगा, आरएनए डीएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक अम्ल और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। फिर आगे आइए, आप जो है इसमें गाड़ी में जो होता है, गाड़ी में जो हम गाड़ी चलाते हैं या कोई भी ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो पीछे की तस्वीर को देखने के लिए वह जो है किस दर्पण का उपयोग करता है, तो आप याद रखिएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। उसके बाद फिर याद रखिएगा नौसादर का सूत्र, नौसादर का सूत्र, इसको याद कर लीजिएगा, जो भी है इसको याद करिएगा। नौसादर का सूत्र हो गया। फिर आगे आइए, आगे कड़ी में जो है ओजोन वैकल्पिक स्रोत, ओजोन वैकल्पिक स्रोत को देख लीजिएगा। ओजोन क्या है? ओजोन जो है एक गैस है। ओजोन गैस के बारे में आप जानते हैं जो कि यह जो है किसमें पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। इसके बारे में देखिएगा, थोड़ा सा समय कम है, हम इस पे चर्चा ज़्यादा करना नहीं चाह रहे हैं, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद जो है फिर जो है विखंडन द्वारा प्रजनन, विखंडन जब एक पौधे में किसी भी, जैसे जो होता है अमीबा, इसमें क्या होता है, इसका जो संरचना होती है, इसमें से एक नई संरचना ऐसे बनती है, कुछ समय बाद क्या हो जाता है, ये अलग हो जाता है। तो अलग होने की, अब एक से दो पार्ट में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। विखंडन के बाद विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। उसके बाद जो होता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन के बारे में हमने बताया था ये कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो जीवाश्म ईंधन का तात्पर्य हमने बताया था ये कि जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे जो लाखों वर्षों से ऊपर जमीन में दब जाते हैं और उनके जो सड़े गले अंश होते हैं वह जो होते हैं किस में बदल जाते हैं? ईंधन के रूप में बदल जाते हैं। और जो ईंधन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला वेला जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या है? जीवाश्म ईंधन है। पेड़ पौधे सड़े तो मान लीजिए कि कोयले बने, कुछ जीव जंतु जले दबे और वह उनके जो परिवर्तित रूप हुए उस पेट्रोल डीजल का रूप धारण कर लिए, तो इस तरह से जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन मतलब ये होगा कि जो पेड़ पौधे जीव जंतु के सड़ने गड़ने के बाद जमीन में 100 साल 200 साल के बाद वो जो ईंधन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जलने के रूप में जो परिवर्तित हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन के बाद जो है आइए प्रकृति में जल चक्र, प्रकृति में जल चक्र, इस बात को याद रखिएगा। देखिए जब भी आप पढ़िएगा किताब लेकर के जरूर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। मैं पूरे क्वेश्चन को इतना कम समय में, पूरी किताब को मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ। लगभग 1.5 घंटे की वीडियो, 1.5 घंटे से भी कम में मैं चाह रहा हूँ सीख सभी बातों का विरोध है, तो 1.5 घंटे की वीडियो में यह सभी संभव नहीं है। जितनी चीज़ें मुख्य हैं उसमें मैं बता रहा हूँ। जल चक्र का मतलब ये होता है कि जल जो है, आप देखेंगे यहाँ पर प्रकृति में जल चक्र कैसे बना रहता है। यहाँ मान लीजिए कि तालाब हुआ, तालाब से पानी क्या होता है? भाप के बन करके जो है क्या है, उड़ता है और फिर जो है यह बादल बनता है, फिर बादल से यह जो है पानी ऐसे नीचे आता है। तो जल चक्र इसे ही कहते हैं। देखिए जल का जो चक्र रहता है वो हमेशा चलता रहता है, जिससे इसका संतुलन का स्थिति बना रहता है। फिर आगे आइए जो है रसायन विज्ञान में। रसायन विज्ञान में रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया का मतलब हमने आपको समझाया होगा जो कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसमें कोई भी पदार्थ अपना जो रूप है क्या कर देता है? बदल देता है। क्या करता है? रूप ना चेंज कर देता है और पुनः पहले वाली स्थिति में परिवर्तित नहीं हो पाता है। जैसे दूध है, दूध से अगर हम दही बना देते हैं तो दही को फिर हम दूध प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह लोहा है, अगर मान लीजिए कोई फैन है, फैन को अगर मान लीजिए कि हम गला
करके फिर इससे हम साइकिल बना सकते हैं, साइकिल से फिर मोटरसाइकिल बना, मोटरसाइकिल से फिर हम पंखा, फिर लास्ट में लोहा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में आकार तो बदल जाएगा लेकिन उसके गुणसूत्र जो होते हैं, मुख्य गुण जो होता है वो नहीं परिवर्तित होता। इसमें क्या होता है, इसके गुण जो है परिवर्तित हो जाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ जो है मिलते हैं, मिल करके जो है क्या करते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं। इसको क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक प्रक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ को बनाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो है आइए मैं बताया ही, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब जो कि नया पदार्थ का बनना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो उसे इन अवस्थाओं में क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है। इसमें जो है क्या रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में होता है जो कि उसका अवस्था बदल जाता है। क्या बदल जाता है, अवस्था बदल जाता है। पहला परिवर्तन अवस्था बदल जाता है, दूसरा जो है रंग बदल जाता है, दूसरा क्या है, रंग बदल जाता है। तीसरा क्या है, इसमें जो है इसकी गंध में परिवर्तित हो जाता है, इसमें गंध भी आने लगता है। तो इन बातों को याद रखिएगा। और इसके साथ ही और इसका ताप याद रखिएगा। इसमें ताप में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। किसमें, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप इतने परिवर्तन होते हैं, अवस्था बदल जाती है, रंग बदल जाता है, गंध में परिवर्तन और ताप में वृद्धि हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ जाता है, मानो उसका जो ताप रहता है वो बढ़ जाता है, गंध महकने लगता है, रंग का मतलब जान ही रहे हैं ये कि रंग उसका क्या हो जाता है, बदल जाता है, अवस्था बदल जाता है। ये चार होता है रासायनिक अभिक्रिया में। रासायनिक अभिक्रिया भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको भी। मैं जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को टच कर रहा हूँ। इतने क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे तो लगभग मेरा उम्मीद है कि 70 से 80% क्वेश्चन एकदम 100% आने हैं, दुनिया कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। अगला जो क्वेश्चन है फिर जो है संयोजन। संयोजन देखिए, किन्हीं भी शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। संयोजन का तात्पर्य होता है कि जब कोई चीज आपस में जुड़ती है तो उसको संयोजन कहते हैं। और जब एक पार्ट से दो पार्ट में टूटती है, जैसे एक पार्ट को दो पार्ट में तोड़ते हैं तो उसको वियोजन कहते हैं। तो संयोजन का मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होते हैं, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो संयोजन कहते हैं। और जब एक पदार्थ दो पार्ट में बढ़ जाता है उसको क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं। वो आगे आइए, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी का तात्पर्य हुआ जो कि जिसमें से ऊष्मा का क्या हो, ऊष्मा निकलती हो, जिसको तोड़ने के बाद क्या होती हो, ऊष्मा निकलती हो, ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। तो संयोजन, ऊष्माक्षेपी, जितने भी बिंदु पर मैं चर्चा कर रहा हूँ उसको विधिवत देखते चलिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है जो है आ रहा है अपचयन। अपचयन और उपचयन। अपचयन और उपचयन देखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक को कहते हैं ऑक्सीकरण, एक को कहते हैं अनाक्सीकरण। एक को कहते हैं ऑक्सीकरण, पहले वाले को इसको अनाक्सीकरण। तो याद रखिएगा, ऑक्सीकरण अनाक्सीकरण भी आए तो उसे घबराइएगा मत। इसमें जो होता है जो है ऊष्माक्षेपी हो गया। इसमें जो है उपचयन में क्या होता है, इसमें जो होता है उपचयन में ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का एकदम ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीजन का क्या होता है, योग। योग माने क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन का इसमें जो होता है हास होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है, हास होता है। हास माने नुकसान। ऑक्सीजन का योग होता है उपचयन में और हाइड्रोजन क्या होता है, हास होता है। इसका डायरेक्ट उल्टा इसमें होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, हास होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है, जो है योग होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो अपचयन उपचयन भी इम्पॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ इम्पॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ और कोई क्वेश्चन को हमने टच नहीं किया है। तो उपचयन अपचयन, ऑक्सीकरण का, ऑक्सीजन का जब योग और हाइड्रोजन का हास होगा तो क्या होगा, उपचयन होगा। अपचयन में जो होता है ऑक्सीजन का क्या होगा, हास होगा और हाइड्रोजन का क्या होगा, योग होगा। तो यह हो गया। उसके बाद आइए संक्षारण।
संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या होता है? संक्षारण मतलब होता है रोक लगाना। संक्षारण मतलब क्या होता है? रोक लगाना किसी भी चीज को। जैसे लिख देगा लोहे का संक्षारण, लोहे का संक्षारण, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जो भी हम प्रक्रिया अपनाते हैं और उसके द्वारा उसको जंग को लगने को रोकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। आर्द्रता या नमी के कारण, आर्द्रता या नमी, मानो जैसे आर्द्रता का मतलब भी वही है कि हवा में जो होती है कुछ बूंदें होती हैं जलवाष्प की, तो इनसे और जो होता है नमी से बचाना क्या होता है? संक्षारण का काम होता है। संक्षारण मतलब होता है जो कि लोहे में जंग लगने को बचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। संक्षारण कितने विधियों द्वारा हम संक्षारण रोकते हैं? तो तेल लगाकर, क्या? तेल लगाकर, पेंट लगाकर, पेंट लगाकर, फिर इसके आगे जो है आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा कम समय है, इनको देख लीजिएगा। संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण रोकने के उपाय, इसको भी देख लीजिएगा। फिर आगे जो है संक्षारण के उपाय में जो है, उसके बाद आगे हुआ बूझा चूना। हाँ, इम्पॉर्टेंट है भी, बूझा चूना का रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको देख लीजिएगा एकदम 100%, इसको एकदम देखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद आ गया प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हमने बताया था जो कि आप जो है एक पत्ती ले लीजिए, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया पत्तियों में ही होती है। और हमने बताया था पहले पढ़ाते समय जो कि एक महिला जो होती है खाना बनाती है, खाना बनाती है तो किसकी जरूरत पड़ती है? पतीली की जरूरत पड़ती है। और जब उस पतीली को, ये मान लीजिए कि क्या है, ये पतीली हो गई। अब पतीली के बाद उसमें क्या रखते हो तो उसमें क्या रखते हो? पहले जल रखते हो। तो जल की इसको जरूरत पड़ती है, तो यह जो है पौधे के जड़ से इसमें जो होता है जल, जड़ से जो होता है पहुंच जाता है किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है, जाइलम का काम है जो कि जमीन से पानी को शोषण करना और पत्तियों तक पहुंचाना। तो यह हो गया। तो यह जाइलम जो है यहाँ से पत्तियों को पानी पहुंचा दिया, तो इसमें क्या हुआ? पानी पहुंचा। तो यह मान लो पतीली, और यह क्या हो गया? पानी। पानी के बाद फिर मान लीजिए कि इसमें चीज की किसकी जरूरत पड़ती है? तो इसमें जरूरत पड़ती है हमको चावल की। तुम क्या डालते हो? चावल डालते हो। तो चावल की जगह क्या सोचना? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फिर यहाँ मिल गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलने के बाद इसमें फिर हमको किसी की जरूरत पड़ती है? तो हमको जरूरत पड़ती है आग की। आग की जरूरत पड़ती है। आग की जगह तुम क्या मान लेना? सूर्य। सूर्य का क्या? प्रकाश। सूर्य का प्रकाश हो गया। फिर हमको किस आग लगाने के लिए किसी जरूरत पड़ती है? लकड़ी की जरूरत पड़ती है। लकड़ी, लकड़ी की जरूरत पड़ती है। तो लकड़ी की जगह मैंने यह कहा था देखिए, आप इसको मान लीजिएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, तो इसको हम एक डायग्राम के द्वारा हम पेश करते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं, इसको सूत्र के द्वारा हम परिभाषित कर देते हैं जो कि CO2 + H2O। यह क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और ये क्या हो गया? पानी हो गया। उसके बाद यह क्या हो गया? यहाँ सूर्य का प्रकाश हो गया। सूर्य का क्या हो गया? प्रकाश हो गया। और यहाँ पर हो गया क्लोरोफिल या हरित लवक। दोनों नाम एक ही है, हरित लवक या क्लोरोफिल। तो उसके बाद हमारा जो बनता है C6H12, C6H12O6, और साथ में निकलता है ऑक्सीजन। क्या निकलता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस हमारे लिए सहायता करता है जो सांस लेने का। तो यह जो है हम इस सिस्टम के द्वारा समझे क्या, ये कि यह जो है पत्तियां जो है, पत्तियां क्या होता है? पत्तियां जो होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के, जल को लेकर के, सूर्य के प्रकाश में हरित लवक की उपस्थिति में जो है अपना भोजन बनाती हैं। भोजन बनाती हैं तो यह क्या मिलता है? इसको ग्लूकोज मिलता है। इसको कहते हैं ग्लूकोज। क्या मिलता है? ग्लूकोज। हम खाना बना लेते हैं तो हमको भी क्या मिलता है?
उससे ताकत मिलती है। और इसमें जो होता है उसके बाद क्या निकलता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो हम मनुष्य में क्या निकलता है, हम लोग जब उत्सर्जित पदार्थ होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से इसको आप देख लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस पानी। कार्बन डाइऑक्साइड पानी को जो है पत्तियां लेकर के सूर्य के प्रकाश, जब घाम दिन रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण होगा, रात को उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। हरितलवा की उपस्थिति में जो है अपना खाना बनाती है, खाना बन करके तैयार हो गया तो C6H12O6 हो जाता है और यह जो है ऑक्सीजन निकल जाता है। इसको कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो आप छोड़ते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। यह पानी है और यह जो है ग्लूकोज है और यह जो है ऑक्सीजन है। बस यही चीज़ें याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण भी आपका खत्म हुआ। फिर अगला हम चल रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण के बाद जो है विकृत गंधिका, विकृत गंधिका, विकृत गंधिका। देखिए इसका मतलब विकृत गंधिका मानो गंध में क्या होना, विकृत होना। गंध में विकृत होने का मतलब हुआ कि जो गंध है वह खुशबूदार न हो करके और खुशबूदार हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिका कहते हैं। विकृत गंध का मतलब ये कि जब चीज सड़ने गड़ने लगती है तो क्या होती है, महकती है, बदबू देने लगती है। इसी को क्या कहते हैं, उसके गंध में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। उस गंध में परिवर्तन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिका कहते हैं। फिर उसके बाद आइए जो है परिवर्तन। परिवर्तन में देखिए एक मंद परिवर्तन होता है और एक तीव्र परिवर्तन होता है। क्या होता है, तीव्र परिवर्तन। तीव्र परिवर्तन नाम से देखिए क्या कह रहा है, दोनों का मतलब ये हो गया। मंद का मतलब जो धीरे धीरे होता है और तीव्र परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि जो परिवर्तन तेजी से होता है। जैसे दूध में जो है पानी मिल जाता है, दूध में जब नमक या फिटकरी मिल जाती है, दूध क्या होता है, तुरंत फट जाता है। तो यह तीव्र परिवर्तन हुआ। मंद परिवर्तन क्या होता है, जो परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं। जैसे मौसम बदलता है तो धीरे धीरे बदलता है, तो क्या है, मंद परिवर्तन। तो मंद परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन। फिर जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसको देखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन हम बताते चल रहे हैं उसको देखिएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया देख लीजिएगा। उसमें फिर अम्ल आ जाएगा। अम्ल का मतलब मैंने बताया ही था। अम्ल का तात्पर्य हुआ जो कि जिसका पीएच मान जो होता है कितना होता है, 0 से लेकर के 7 के बीच में होता है, 7 से कम होता है। और जब 7 से ऊपर हो जाएगा और 14 के बीच में रहेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। क्षार क्या होता है, यह नमकीन होता है, अम्ल जो होता है खट्टा होता है। तो इसको हो गया। अब फिर आइए, 7 जो होता है उदासीन होता है, याद रखिएगा 7 उदासीन होता है। और 7 के आगे जब हम बढ़ते हैं तो यह क्या होता है, क्षारी हो जाता है और यह क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। जो कम होता है तो है, चिन्हा है छोटका और बड़का का। तो याद रखिएगा जो कि जिधर का मुंह जो है ना बंद रहता है उधर क्या होता है, छोटा संख्या होती है। और जिधर का मुंह जो है खुला होता है वो ग्रेटर लेस देन के हिसाब से समझिएगा। तो इधर जो है यह, यहाँ उसका तात्पर्य हम लोग नहीं लगा रहे हैं, इसका तात्पर्य हम लोग लगा रहे हैं। ये इधर जो है 7 से क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। 7 से क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। तो 7 से 14 के बीच में क्या होगा, क्षारी होगा। इधर जो होगा अम्लीय होगा और 7 जो होगा उदासीन होगा। फिर आगे बढ़िए आप लोग। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का मतलब यह होता है जो कि जिस पानी के बारिश में उसका जो पानी में जो होता है 5.6 का जो होता है अम्ल की मात्रा उसमें मिली होती है, सांद्रिक अम्ल मिला होता है, 5.6 सांद्रिक अम्ल मिला होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा का मतलब ये होता है कि जिस बारिश में अम्ल की मात्रा पाई जाती हो, जिसमें खट्टापन पाया जाता है, उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा होने से पौधे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। फिर अगला जो है अम्लीय वर्षा के बाद आसुत जल का आसुत जल का रासायनिक मान, रासायनिक मान। तो आसुत जल का आयनिक मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 10⁻14 मोल होता है। 10⁻14 मोल प्रति लीटर।
ये जो होता है 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर। लीटर याद रखिएगा, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हम बता रहे हैं, फालतू किसी क्वेश्चन को टच नहीं किया गया है। फिर उसके बाद आइए धोने के सोडे का उपयोग। धोने के सोडे का उपयोग हम कहाँ करते हैं इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद जो है तांबे व पीतल, आगे है तांबे व पीतल। तांबे व पीतल में क्या होता है, इसमें जो होता है कोई भी मनो अम्ल वाला चीज़ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह क्या हो जाता है, अम्ल की मात्रा होने के कारण इसमें देखिए तांबे और पीतल के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह जो होता है उसमें अम्ल की मात्रा होती है और उसको क्या करता है, खराब करने का काम बहुत जल्द करता है। कभी क्वेश्चन आ जाता है एक तांबे और पीतल के बर्तन में दही को रखना क्यों गलत समझाया जाता है, तो याद रखिएगा देखिए इसमें क्या होता है, अम्ल की मात्रा पाई जाती है जिससे वो उसको क्या करता है, बहुत जल्द ही खराब कर देता है। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर देखते हैं।